मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको भारत की खोज पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पिछले क्लास में ही आपको अभी बताया था कि भारत की विविधता में भी अनेकता हमें नज़र आती, कि भारत में अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग होते हुए भी उनकी एकता हमें दिखाई देती है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसी देश के बारे में कि किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए और कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। यहाँ पर नेहरू जी यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देश में अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग थे, फिर भी हमारे भारत देश की जनता में अपनापन था, एक प्यार था। और यदि हम इनकी भिन्नताओं की तुलना की जाए तो ये अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक नज़र आते थे। और यहाँ एक बात उन्होंने स्पष्ट की है कि हमारे भारतवासी यदि किसी अन्य देश में जाते हैं या अन्य धर्म को अपनाते तो उन्हें वहाँ पर अजनबीपन का यानी एक अनजाना सा डर भी महसूस होता है और वह उनकी संस्कृति में घुल मिल नहीं पाते हैं। बल्कि हमारे भारत देश में अन्य धर्म के लोग आने वाले जो भी रहते थे, वे हमारे भारत देश में आके स्वयं भारतीय बन जाते थे, जैसे यहूदी, पारसी, मुसलमान। यदि ये आकर हमारे देश में बसे हैं तो इन्होंने यहाँ की धर्म संस्कृति को अपना लिया और इन्हें इतनी अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता में एक अपनापन, प्यार और एक देशभक्ति की भावना प्रबल थी। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। यानी हमारे भारत देश का ही वह व्यक्ति यदि किसी अन्य देश या अन्य धर्म में जाए तो भी वह उसके जात के आगे यानी भारतीय शब्द हमेशा चलता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदान और उनमें बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों, शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसती हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर के पास के बारे में। यहाँ पर बता रहे हैं नेहरू जी कि मैंने जब लोगों के बीच में गया और जब उन लोगों के विचारों से अवगत हुआ, मैंने यहाँ के गांव, कस्बे, शहर की जब यात्रा की तो देखे कि भारत की धरती पर जब कोई भी गांव हो, जिला हो, कस्बा हो, जब भारत की धरती पर जब वर्षा ऋतु अपनी वर्षा करती है तो
चाहे गांव हो या कोई शहर हो, सारी धरती हरियाली और सौंदर्य से भरपूर हो जाती है और एकता का भाव नज़र आता है। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में मैं व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहनने, हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कलकल खलखल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। यानी हमारे भारत देश में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यदि हम उसकी बात करें तो हिमालय बर्फ़ के लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पर सुंदरता देखते बनती है। कश्मीर की घाटियों में बसंत ऋतु में फूलों से वह घाटियाँ लद जाती है और जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं और वह छवि हमारे मन में बस जाती है। अब हम आगे देखेंगे जन संस्कृति। जन यानी कि जनता, भारतीय जनता और उनकी अपनी संस्कृति कि उनके धर्म और उनकी संस्कृति का कैसे विकास हुआ। नेहरू जी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विचार कि मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव न था। पूरी तरह अशिक्षित निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। जब नेहरू जी ने ऐसे भारतीय जनता के बीच में जब गए और वहाँ की संस्कृति के बारे में उन्होंने जाना, तो उन्होंने अपने विचारों में यह बात प्रकट की है कि चाहे जनता साक्षर हो या निरक्षर हो, यानी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, लेकिन उन सब के बीच में एक बात थी, वह एक जैसी सोच थी कि वे सब धार्मिक संस्कृति को बहुत प्रमुखता देते थे। जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ है, इतिहास है, पुरा कथाएँ यानी प्राचीन कथाएँ हैं जिनका वे गुणगान करते थे और इन्हें नाटक के रूप में भी प्रस्तुत करते थे। लोक प्रचलित अनुवादों, टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग रामायण में यानी भगवान की भक्ति और महाभारत में भी जो भगवान की भक्ति है उनके बारे में जानते थे और अपने विचार लोगों तक पहुंचाते थे। आपसी कथाओं के द्वारा भी धार्मिक परंपरा आगे बढ़ रही थी। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और वे धर्म को मानते थे, इसलिए कुछ भी गलत कार्य करने से डरते थे और यह धार्मिक भावना ही उन सबको एकता का पाठ पढ़ाती थी और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे। कहने को तो वे अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें जो धार्मिक ग्रंथ के जो पद थे वे कई सैकड़ों पद उन्हें मौखिक ही याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे, उन पदों को पढ़ते थे, या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। इस तरह की वे नैतिक मूल्यों की कहानियाँ भी एक दूसरे को सुनाते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था कि यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। और यह बात अलग है कि उनका स्रोत पुरा कथाएँ यानी प्राचीन कथाएँ हैं एवं परंपरा महाकाव्य के नायक नायिकाएँ ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम है। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, आकार, चाल ढाल और उनको ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे जो दिल को छू लेते थे। बलिष्ठ देह, सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते थे। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, सुंदरता, गरिमा
और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद यानी दुख से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय यानी आश्चर्य से विमुग्ध हो जाता था और वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिलाते थे। भित्ति चित्र से तात्पर्य है कि प्राचीन समय में जो स्मारक होते थे, भवन होते थे, उनमें दीवालों में भित्ति चित्र यानी ऐसे इतिहास से संबंधित नायक नायिकाओं के चित्र बनाए जाते थे जिन्हें भित्ति चित्र नाम दिया गया। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इतने परेशानियों के बावजूद भी हमारे देश ने परेशानियां से गुजरा, लेकिन फिर भी हमारी धार्मिक संस्कृति कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाए हुए थी। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। नेहरू जी बात कर रहे हैं ऐसे सीधे साधे ग्रामीण लोगों की जिनके पास में इतनी अच्छी धार्मिक संस्कृति थी। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। यहाँ पर नेहरू जी उस समय की बात कर रहे हैं कि जब हमारा देश इस तरह आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था, गुलामी की दास्ता से भी गुजर रहा था और इस तरह से जो भारत की जनता गरीब थी और गरीबी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहे थे और यहाँ के लोगों पे सुधार के कोई भी ऐसे विकास की कोई भी गति नहीं थी इनके पास कि ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें या अपनी धर्म परंपरा को सुरक्षित रख सकें। तो यह सब सोचकर और देखकर नेहरू जी को बहुत दुख होता था। लेकिन पर कुछ एक अच्छी बात यह थी यहाँ के लोगों में कि जो थी लोगों के विचारों में नम्रता भलमनसाहत यानी लोगों की भलाई के बारे में सोचने की भावना जो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाई और यह संस्कृति अभी भी हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।